वैसे पेपर अपना पिछले सालों की तरह ही है, ना बहुत ज़्यादा इजी है और एवरेज पेपर है हमारा। देखो पहला क्वेश्चन दिया अपन को, टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो बेटा हमारे पास दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, एक ये है हमारा और एक ये है। दोनों के लिए हम कह सकते हैं कि ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है, बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो द एनर्जी या हीट प्रोड्यूस is proportional to 1 upon R. ये कह सकते हैं because of potential is same for both the resistance. So it is the H1 upon H2 is equals to R2 divided by R1. Then R2 is 200 and R1 is 100. So 2:1. This is the correct answer. Next question. Here second question is the graph between P and V for the different process. So first graph is for P constant, second graph is T constant, third graph is adiabatic, PV is equals to constant, PV is equals to gamma is equal to constant and this is volume constant. हम बोथ द प्रोसेस 2 and 3 में अगर डिफरेंस देखना चाहें तो यहां से हम लोग स्लोप से ये डिनोट कर सकते हैं, ये हमारा स्लोप से यहां पर शो कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या माइक की जरूरत नहीं थी? थर्ड क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। ये तो बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया हमारा। हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो आएगा 1:3:5:7 डायरेक्टली। सो डायरेक्टली करेक्ट क्वेश्चन 1 3 5 7। जो nth इक्वेशन में क्या डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा वो आ गया हमारे पास, तो ये रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां हमारे पास स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया बेटा। अब की बार ये नया क्वेश्चन हमारे लिए स्टेटमेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल। इसमें क्या कहा गया अपन को कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहा कि बायो-सावर्ट लॉ गिव्स एन एक्सपेंशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इन्फिनिटेसिमल करंट एलिमेंट आईडीएल। ये जो आईडीएल करंट का एलिमेंट है ये हमारे लिए वेक्टर क्वांटिटी होता है जो बायो-सावर्ट में बताया जाता है, परंतु इस सेकेंड स्टेटमेंट में बात करेंगे हम लोग तो बेटा ये जो क्यू चार्ज होता है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, स्केलर होता है। इसलिए यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है लेकिन सेकंड क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। तो हम कहेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास, सीधा क्वेश्चन है बेटा। F इज इक्वल टू ma से हम सीधा कर सकते हैं। F गिवन है आपको कितना बेटा जी, 3 न्यूटन, ये 3 न्यूटन, और m कितना हमारा 60 ग्राम। इट कैन बी रिटन एज 10⁻³ दिस इज इक्वल्स टू a। यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई बताने की जरूरत नहीं है बेटा। IRMS या फिर एनी RMS वैल्यू इज इक्वल्स टू पीक वैल्यू I नोड बाई √2। करंट का पीक वैल्यू अपॉन √2। तो पीक वैल्यू क्या हो गया बेटा, √2 टाइम्स ऑफ IRMS। तो √2 टाइम्स ऑफ IRMS ऑफ द सोर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बेटा। पावर अपन को गिवन है, कितना दिया है 100 किलोवोल्ट, बिल्कुल सिंगल, मतलब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 100 किलोवोल्ट इन 1 आवर, तो हम एनर्जी लिख देंगे बेटा पावर इनटू टाइम। दिस पावर इज 100 किलोवोल्ट, 100 10⁻³ इनटू टाइम किस में लेना पड़ेगा अपन को, सेकंड में। सो इट कैन बी रिटन एज 60 × 60। तो यहां से हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ गया 6 × 6 36 × 10⁻², 2437 जूल। दिस इज द करेक्ट आंसर, 36 × 10⁻7 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर रेडियस। बेटा जी अपन को दिया है लेंथ, कितना दिया है 10 मीटर, एंड रेडियस कितना दिया अपन को 10⁻⁻² मीटर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, द करंट डेंसिटी इन द वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा सीधा क्वेश्चन, अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, J इज इक्वल टू सिग्मा E। यहां से हम सिग्मा की चर्चा करें तो पहले रेजिस्टेंस देखेंगे। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L अपॉन सिग्मा इंटू
ए। सो यहां से हम क्या निकाल लेंगे बेटा जी, सिग्मा निकाल लेंगे। सिग्मा का वैल्यू आएगा L अपॉन R इंटू ए। जब हम लोग J के साथ में वैल्यू रखेंगे सिग्मा की, L कितना दिया अपन को, L दिया है 10 मीटर अपॉन R कितना दिया बेटा जी 10 ओम इंटू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर स्क्वायर, एरिया की जगह आर स्क्वायर लिख दिया, 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई पाई, बिकॉज ऑफ स्क्वायर हो गया बेटा, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया अपन को 10 दिया है। इसको जो अपन सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अपना रेक्टिफायर का क्वेश्चन है हमारा। मतलब क्या कहा उसने, एक रेक्टिफायर है। कैसा रेक्टिफायर है बेटा जी, हाफ वेव। देखो हाफ वेव में क्या होता है, ये हमारा एसी हो गया, ये एसी हो गया। जब हाफ वेव की अपन चर्चा करें तो ये आधे वाले पार्ट को तो कन्वर्ट कर देगा, लेकिन आधे वाले को वैसा का वैसा रखेगा। लेकिन रिपीटेशन जो हो रहा है बेटा, रिपीटेशन तो यही हो रहा है हमारा। तो फ्रीक्वेंसी क्या बनी रही हमारी, जो फ्रीक्वेंसी इसका था सेम फ्रीक्वेंसी फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, दिस इज 60 हर्ट्ज। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए सोप बबल, अगेन सरफेस टेंशन का सवाल है बेटा जी। ये हमारा सोप बबल है, ये पी इनसाइड है और ये पी आउटसाइड है। अगर हम कहें पी इनसाइड इज इक्वल माइनस पी आउटसाइड, दिस इज इक्वल टू 40/R। तो बेटा यहां से हम सीधा ही लिख देंगे कि P इनसाइड इज इक्वल टू 40/R प्लस P आउटसाइड। चमका ना रे, अरे जब R बढ़ेगा ऐसा बोल रहा है अपन को, देखो सोप बबल एक्सपेंड देन R increases, so this value decrease, so we can say here pressure is also, pressure R increase and pressure decrease, तो आंसर becomes decrease आंसर। ये तो एक एवरेज पेपर आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है अपन को, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर यूनिफॉर्म डिस्क के लिए दे रखा है। एक तो एक्सिस दे रखा है, कहाँ पे, एक्सिस अबाउट द कहाँ दे रखा है, परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द नॉर्मल, और दूसरा कहाँ पे दे रखा है, अबाउट इट्स डायमीटर के बारे में बात करें। अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे तो आई जो लिखेंगे पहले, आई जो आएगा mr² बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और सेकेंड अगर अपन I2 की बात करते हैं तो बताइए जरा कितना हो जाएगा, mr² बाई 4 हो जाएगा। डायमीटर का लॉन्ग बात करें तो I1 अपॉन में I2 का रेशियो लिखेंगे तो I को क्या लिख सकते हैं mk², तो mk1² अपॉन में mk2² आ जाएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा k1 और k2। अब यहाँ से अगर अपन बात करेंगे तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए r² से r² कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई कितना बचेगा 2। यहाँ से m कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अगर अपन करेंगे k1 अपॉन में k2 तो इधर रूट ले लीजिए k² तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा √2, 1 अपॉन में √2। क्या आंसर आएगा 1:2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि टेंशन इन स्ट्रिंग के बारे में बात की जा रही है। और अगर सब बोल दिया जा रहा है कि इसका क्या दे रखा है, जो टेंशन दे रखा है वो डबल दे रखा है। तो स्पीड के बारे में बात करें, अपने पास ऐसे दे रखा है कि इनिशियल टेंशन जो T दे रखा है, अगला उसको डबल कर दिया जाता है 2T। तो फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड का रेशियो बताना स्ट्रिंग में। अपन जानते हैं V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √T होता है, टेंशन के इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट में। तो V1 अपॉन में V2 अगर अपन करेंगे तो अंडर रूट में T1 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा T2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर लिखना चाहोगे इनिशियली T दे रखा था और फाइनली 2T कर दिया, T से T कैंसिल आउट हो गया और क्या हो जाएगा 1 अपॉन में √2 हो जाएगा, 1 अपॉन में √2। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाह रहे हैं तो देखिए जरा यहाँ से नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो 2 ऑब्जेक्ट्स जो दे रखे हैं 10 kg और 20 kg। एक अपने पास दे रखा है 10 kg और दूसरा दे रखा है 20 kg, दूसरा दे रखा है 20 kg। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी देर की बेटा 10 मीटर दे रखी है। डिस्टेंस कितनी देर की है 10 मीटर दे रखी है। और मान लेते हैं कहीं पे सेंटर ऑफ मास COM यहाँ होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो रेडियस R1 है, इधर सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी देर की R2। अपन नॉर्मली फॉर्मूला देखते हैं, R1 अगर अपन को कैलकुलेट करना है कहाँ से दे रखा है कि 10 kg मास से आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी। R1 क्या हो जाएगा बताइए जरा, m2 इंटू R अपॉन में m1 प्लस m2। बताइए जरा m2 कितना दे रखा है 20 इंटू R कितना दिया बेटा, देखिए जरा
कितना दे रखा है 10 अपॉन में m1 प्लस m2, 10 प्लस अगर बात कर रहे हो 20, तो कितना हो जाएगा देखिए 20 इंटू 10 अपॉन में नीचे 30 हो गया है, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20/3 मीटर 4000। नेक्स्ट देखिए जरा, अपन को ऐसे दे रखा है किस किस के बारे में, अगर आपको बोल रखा है कि वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ और किसके बारे में, मोमेंटम के बारे में बात कर रहा है कि मोमेंटम के बारे में अगर अपन लिखना चाहेंगे तो लेमडा जो है वो क्या हो जाएगा h अपॉन में p हो जाएगा, तो लेमडा और अगर p की बात करते हैं मोमेंटम की, इन्वर्सली का रेशियो हो जाएगा बेटा, ग्राफ कौन सा हो जाएगा सेकेंड इन्वर्सली का। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है कि एक लॉन्ग सोलेनोइड दे रखी, रेडियस 1 मिलीमीटर दे रखा है, दूसरा दे रखा 100 टन्स, देखिए जरा 100 टन्स दे रखा है पर mm, 100 टन्स पर mm। अगर अपन n की बात करते हैं तो होता है n/l, यहाँ से कैसे देखा गया तो 100 और कितना दे रखा है 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर मीन्स 10 की पावर -3, तो अगर नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ की बात करें अपन तो कितना हो जाएगा बताइए जरा, 10 की पावर 5 हो जाएगा, 2 और ये कितना हो गया 5 हो जाएगा, 3 ऊपर चला गया। तो अब आपको क्या पूछ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रखा है, बी जो सोलेनोइड की बात करेंगे म्यू नोड एन आई, म्यू नोड कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -, ये आपके पास दे रखा है। म्यू नोड के बारे में बात करें तो अगर यहाँ पे बात करें 4 पाई इंटू एन नंबर ऑफ टन्स, बताइए जरा कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितना है 5 इंटू करंट कितनी है, बताइए जरा करंट कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर दे रखी है, कैंसिल आउट करेंगे तो 4 पाई इंटू 10 की पावर कितना -2 टेस्ला, 4 पाई को मल्टीप्लाई करो 3.14 तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ गया 12.56 अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो। नेक्स्ट देखिए बेटा, रे ऑफ लाइट दे रखा है आपको कि एक रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है एक स्लेब पे, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है √3। देखिए यहाँ से अगर अपन बात करना चाह रहे हैं तो कितने डिग्री के एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कुछ पार्ट तो इसका रिफ्लेक्शन में चला जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्शन। अब आपको बात कर रहा है कि ये आर के बारे में कैलकुलेट कर सकते हो क्या, स्नेल्स लॉ लगा दीजिए इस पॉइंट पे, क्या हो जाएगा n1 sin i इक्वल्स टू क्या लगाओगे n2 sin r, n1 sin i इक्वल्स टू क्या लगा दोगे n2 sin r। देखिए यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो n1 कितना 1 इंटू साइन 60, सेकेंड लिखेंगे n2 कितना है √3 इंटू साइन r। देखिए जरा कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखना चाहते हो तो इधर देखिए √3/2 इक्वल्स टू √3 इंटू साइन r √3 से √3 बेटा कैंसिल आउट हो गया, साइन r जो आपके पास है साइन r वो कितना हो जाएगा 1/2, तो यहाँ से आपके पास r आ गया कितना 30 डिग्री। तो ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया है 30 डिग्री, ये कैलकुलेट कर लिया 30 डिग्री। ये अगर 60 है तो ये भी एंगल कितना होगा 60, यहाँ पे अगर बात की आई और आर क्या होगा सेम। अब आपको क्या पूछा है, इस रे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल पूछ रखा है। अगर बात करेंगे तो यहाँ से टोटल एंगल कितना 180, तो 60 + 90, ये 60 + 30 दे रखा है, यहाँ तक ये दोनों कितना होगा 90, तो इनके बीच में भी कितना बचेगा 90। अब देख लीजिए टोटल कितना हो गया 180, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर अपन बात करें तो आपको दे रखा है कि एक सेल ऑफ मास है, एक m मास का सेल दे रखा है और वो किस कंडीशन में दे रखा है, इनिशियली रेस्ट में दे रखा है, मतलब वेलोसिटी कितनी है 0। तो इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम भी कितना है 0। बाद में क्या बोला जा रहा है आपको कि ये जो एक्सप्लोजन हो रहा है उसे 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जो m मास है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, किसमें 2:1 में, 2:1 में डिवाइड हो रहा है। अगर अपन बात करें तो एक तो ऐसा बोला जा रहा है कि परपेंडिकुलर जा रहा है, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस में मान लेंगे, तो दूसरे को किधर मानेंगे वाई एक्सिस में। एक मान लेते हैं एक्स एक्सिस में चला गया, दूसरा वाई एक्सिस में चला गया। अगर बात की जा रही है कि दोनों की स्पीड कितनी दे रखी है, परपेंडिकुलर वाले की v, इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है v दे रखी है, इसकी भी वेलोसिटी कितनी दे रखी है v दे रखी है। अब अगर बात की जाए टोटल मास का इतना पार्ट दे रखा है 2, तो खुद का रेशियो अपॉन में सम ऑफ रेशियोज लिखोगे तो टोटल 5 इंटू m हो जाएगा। इसका पार्ट कितना हो जाएगा 2m/5, इसका पार्ट कितना हो जाएगा 2m/5।
नेक्स्ट अगर बात की जाए इसका, तो इसका भी कितना हो जाएगा 2m/5, और तीसरा जो पार्ट दे रखा है वो कितना हो जाएगा m/5, खुद का रेशियो 1/5। आप ऐसे ही मान सकते हैं, ये तो अपन ने m दे दिया इसलिए अपन रेशियो लिख रहे हैं, किसी ने डायरेक्ट भी 2m और ऐसे कर दिया, लेकिन टोटल 5m हो जाएगा, इसलिए आपको इसको या तो कैपिटल M मान सकते हो 2m, ऐसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो या आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए जरा, अगर अपन बात करेंगे तो फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं, पी फाइनल कैलकुलेट करना चाहेंगे, बताइए जरा कितना होगा 2m यहाँ से करना चाहिए अपॉन 5 इंटू वेलोसिटी v दे रखे किधर होगा आई केप में, प्लस दूसरा अगर करना चाहेंगे 2m अपॉन में 5v इन किधर हो जाएगा जे केप में, प्लस नेक्स्ट आप करना चाहेंगे m/5, कितना करना चाहोगे m/5, ये मान लेते हैं v डेस मान लेते हैं, v डेस अगर मान लेंगे, देखिए सर, और टोटल जो आ गया वो इनिशियल के क्या होना चाहिए इक्वल, तो इनिशियल भी कितना था 0, तो पी फाइनल इक्वल्स टू क्या कर दिया है, पी फाइनल इक्वल्स टू क्या कर दिया, पी इनिशियल कर दिया। अब देखिए जरा 5 को तो एलसीएम ले लेके 0 में भेज दीजिए, आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से अगर देखना चाहते हैं तो अपन देखिए जरा 2m अगर अपन बात करना चाहते हैं 2m v आई केप प्लस 2m v जे केप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर यहां से लिखना चाहते हैं तो प्लस कितना हो जाएगा आपके mv डेज इक्वल्स टू कितना हो गया 0। अब देखिए जरा mv डेज तो अपन को कैलकुलेट करना है, m को कॉमन लेके कहां भेज देंगे 0 के पास में, अगर आपको v डेज कैलकुलेट करना है तो उधर ले जाइए जरा, माइनस का क्या हो जाएगा 2v आई केप प्लस 2v जे केप, यहां से अगर देखना चाहते हैं तो 2v ये माइनस का और ये आई केप प्लस जे केप हो जाएगा। केवल अपन को तो मैग्नीट्यूड पूछ रखा है तो इसका मैग्नीट्यूड लिख दीजिए जरा, कितना हो जाएगा -2v आई केप और जे केप अंडर रूट ऑफ 1 + 1 कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2√2 इंटू साथ में v आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो अगला आपको दे रखा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, बहुत इजी सा क्वेश्चन दे रखा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक स्टूडेंट जो है ऑब्जर्वेशन कर रहा है 8 रिंग्स बोल रखा है। अगर हम बात करें नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में तो कितना मोनोक्रोमेटिक लाइट दे रखा है और कितना वेवलेंथ ले रखा है इसका 600। तो बहुत नॉर्मल सा फॉर्मूला n1 λ1 इक्वल्स टू n2 λ2 बहुत जगह यूज करते रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं अपन। अगर आपको नंबर ऑफ रिंग n2 के बारे में बात करा है तो n1 λ1 अपॉन में क्या हो जाएगा n2, n1 λ1 अपॉन में n2। n1 दे रखा है आपको, कितना दे रखा है बेटा 8 दे रखा है। अब आगे नेक्स्ट बात की जाए तो कितना दे रखा है λ1 भी दे रखा है, कितना दे रखा है 600 अपॉन में λ2 कितना हो जाएगा 400। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दो, 4 से गया तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा n2 की वैल्यू 12 आ जाएगी, n2 की वैल्यू 12, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाह रहे हैं तो अगला क्वेश्चन दे रखा है अपना मैकेनिक्स से रिलेटेड। क्या बोल रखा है कि एक आपके पास लिफ्ट दे रखी है, उसमें लिफ्ट प्लस जो पैसेंजर्स हैं उनका टोटल वेट दे रखा है कितना, टोटल मास दे दिया आपको 2000। तो अगर फोर्स की बात करते हैं नीचे की तरफ तो mg लग जाएगा, तो mg लगाओगे तो m इंटू जी, तो ये 2000 इंटू g10, तो ये इतना न्यूटन आ गया आपके पास 20,000 न्यूटन, 20,000 न्यूटन फोर्स लगा। अब आपके पास में एक और वैल्यू दे रखा है कि जो अपोजिंग फोर्स है, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका अपोजिंग फोर्स जो है, अपोजिंग फोर्स कितना दे रखा है 3000 न्यूटन, आपको 3000 न्यूटन ये फोर्स और दे रखा है। तो टोटल फोर्स कितना हो गया बताइए जरा। अगर टोटल फोर्स की बात करें, जो मशीन इसको ऊपर लेके जा रही है उसको टोटल कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 20,000 प्लस 3000 कितना हो जाएगा 23,000 अब आपको पूछ रखा है कि ये कितनी पावर डिलीवर करेगी, जो मशीन इसको ऊपर ले जा रही है वो कितनी पावर डिलीवर करेगी। अगर पी के बारे में बात करते हैं तो एफ डॉट क्या हो जाता है वी हो जाता है आपके पास, तो ये तो फोर्स आ गया आपके पास इनटू वेलोसिटी भी दे रखा है, कितना दे रखा है 1.5, वेलोसिटी भी दे रखा है 1.5। अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 34500, कितनी आ जाएगी 34500, दोनों को कैंसिल आउट करोगे इतने वाट पावर आएगी आपके पास। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही इजी सा, और अपन ने अभी जो लाइव सीरीज चल रही थी उसमें बोल रहे थे यूनिट डायमेंशन का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, और यूनिट डायमेंशन से ये भी आ रखा है और भी 2 3 4 क्वेश्चन आ रखे हैं, बहुत छोटा सा ही टॉपिक है। अगर बात की जाए तो ये तो अपन सीधा सीधा नोट्स में भी लिखवा देते हैं कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल
कौन सी क्वांटिटीज है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। मीन्स एसआई सिस्टम ने उनको यूनिट तो सप्लाई कर दिया लेकिन उनकी कोई डायमेंशन नहीं है। मीन्स वो यूनिट तो है उनके पास में, क्या बोल रखे हैं, यूनिट तो है लेकिन डायमेंशंस नहीं है। बताइए जरा कौन सा हो जाएगा, ये पहला नो यूनिट नो डायमेंशन नहीं है, बोथ यूनिट एंड डायमेंशन नहीं है, यूनिट्स बट नो डायमेंशन। यूनिट तो है उनके पास लेकिन डायमेंशन नहीं है। ओके बेटा, थैंक यू। इसमें बेटा ये क्वेश्चन है, इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट एक्स इज, तो इसमें आपने देखें तो 11Na22, इसमें X है और ये आपको जो गिवन है ये क्या चीज़ है, पॉजिट्रॉन है। तो पॉजिट्रॉन का जो चार्ज है वो तो 1+ का होगा और मास उसका 0 होता है। और ये जो आपको दे रहा है ये कोई न्यूट्रिनो पार्टिकल या इस टाइप का पार्टिकल आपको दे रहा है, तो ये तो अनचार्ज होगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 11 है, यहाँ 1 है, तो ये 10 हो गया। यहाँ 22 है तो इधर 0 है तो ये 22 हो जाएगा, तो 10 Ne22, तो इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा बेटा। अब ये एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, 1/μ/ε। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेव की वेलोसिटी का, जो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर से ये पढ़ते हैं बेटा। तो इसके अंदर म्यू जो होता है वो बेटा μ0 μr होगा और एप्सिलॉन होगा ε0 εr। इसको हटाना कैसे, इसे साफ करना नहीं। तो एप्सिलॉन इक्वल टू ε0 εr। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो μ0 μr ε0 εr। तो इसमें इसको अपने μ0 ε0 को अलग कर लें, μr εr को अलग कर लेते हैं। अब इसे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है μ0 1/√μ0 ε0। तो इससे क्या बन जाएगा बेटा, C/√μr εr। तो आंसर इज सेकंड। अब देखो आपको ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का यह समझ लो, आप इसमें सेमीकंडक्टर का भी समझ सकते हो। तो अपने पढ़ते हैं टेम्परेचर की डिपेंडेंस रेजिस्टेंस की, तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया बेटा। तो इसमें आपको कह रहा है टेम्परेचर इंक्रीज पे रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो कंडक्टर का जो होगा, अगर अपने कंडक्टर लेके चलते हैं बेटा, तो कंडक्टर में अगर अपने टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी उसमें क्या हो, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। कंडक्टर का अगर अपने टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी उसमें डिक्रीज होगी। और सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो ये वैसे याद करने वाला ही पोर्शन है, तो इसलिए आंसर इसका फर्स्ट आ जाएगा। अब आपको कह रहा है डायमेंशन ऑफ m1 l1 t-2 a-2। अब देखो ऐसे अगर अपने सोचते हैं तो अपने को टाइम लग सकता है। तो इसमें अगर अपने देखें तो ये वाला पोर्शन जो है ये किसकी डायमेंशन है, ये डायमेंशन फोर्स की हो गई। और अपॉन में ये एम्पियर है, तो एम्पियर की -2 तो करंट की -2, तो फोर्स अपॉन एम्पियर स्क्वायर किसका फॉर्मूला बनता है, किसकी डायमेंशन हो सकती है। तो अगर अपने इलेक्ट्रिक परमिटिविटी लें तो उसमें चार्ज आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लेते हैं तो उसमें B/A आता है, सेल्फ इंडक्टेंस में जो है वो वर्क अपॉन एनर्जी का स्क्वायर होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है। अब अपने मैग्नेटिक परमिटिविटी का फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल वायर, उसका ये फॉर्मूला होता है 2πr। तो इससे इसकी डायमेंशन कैंसिल हो गई, तो फोर्स अपॉन में एम्पियर स्क्वायर बना, तो वो किसकी डायमेंशन होगी, μ0 की। तो μ0 इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। अब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो जो अपने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो अपने पास ये एक पॉइंट चार्ज है,
इस पॉइंट ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के कारण अगर अपने बात करें तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा होता है बेटा, जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। तो ये पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल है। अब अपने देखते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो ऐसे जाती है। तो अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर अब बात करें तो इस सरफेस से कितने एंगल पे होगी, 90 डिग्री पे होगी। तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 90 डिग्री। अब आपको इसमें बेटा एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी को वैसे ई से लिखते हैं बट इसने यहाँ टी से लिखा है। तो होती क्या है, माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी होती है इसमें। तो अब यहाँ फर्स्ट एक्साइट स्टेट का मतलब बेटा इसमें ये हुआ कि सेकंड ऑर्बिट होगी। फर्स्ट वैसे इलेक्ट्रॉन किस में होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है, ग्राउंड यानी फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। फर्स्ट एक्साइट का मतलब क्या है, यहाँ एक्साइट स्टेट का मतलब n1 2 हो गया, और n2 जो है सेकंड एक्साइट स्टेट मतलब एक ऑर्बिट और ऊपर, तो 1 से 2 ऑर्बिट ऊपर लेके गए तो 3 में आ गया। तो इस हिसाब से देखें तो टोटल एनर्जी जो है वो n स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुई। तो T1 बाई T2 करेंगे तो N2 बाई N1 का स्क्वायर, तो 9/4 आ जाएगा। तो आंसर इसका सेकंड आ जाएगा। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। तो ये बेटा कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन डायोड वाले चैप्टर से है। अब अपने फर्स्ट सर्किट की अगर बात करें ए की, तो ए के हिसाब से ये भी फॉरवर्ड वाइज में और ये भी फॉरवर्ड में है। तो दोनों फॉरवर्ड में है तो दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा, इसलिए ए वाला तो है। आपको क्या कह रहा है कि किन के अंदर पोटेंशियल पी एन पे सेम है, तो ये चीज़ होगी। अगर इसमें बात करें तो ये तो फॉरवर्ड हुआ बट ये रिवर्स हुआ। तो फॉरवर्ड और रिवर्स हुआ तो एज ए समझे इसमें तो करंट फ्लो होएगी नहीं, तो इस कारण से इसके अंदर क्या होगा कि वोल्टेज अलग अलग आएगी। तो ये तो इसमें गलत हो गया, इक्वल पोटेंशियल नहीं है। अब इधर से अगर अपने चेक करें तो दोनों ही क्या हुए, रिवर्स हो गए। तो दोनों रिवर्स हो गए तो दोनों पे वोल्टेज फिर क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो इसलिए इसमें आंसर जो आएगा वो सेकंड आएगा। ए और सी में जो है पी और एन पर पोटेंशियल सेम आ रहा है। अब आपको कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर है बेटा, तो एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस में बेटा ये चीज़ होती है कि इधर की रेडियस R1 है, 20 सेंटीमीटर है, इसका सेंटर इधर आएगा तो प्लस की होगी, और इसका R2 का है, इसका सेंटर इधर आएगा तो माइनस की 20 होगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दे रहा है, तो इसमें 1/f क्या होता है बेटा, फॉर्मूला म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये रेडियस, इसका फोकल लेंथ, इसका फॉर्मूला आएगा। लेकिन आपको पावर कह रहा है। अब पावर में क्या करेंगे बेटा, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटीमीटर में दे रहा है तो फोकल लेंथ भी सेंटीमीटर में आएगी। तो 100/f इन सेंटीमीटर वाला आ जाएगा। तो 100, अब 1/f की जगह म्यू माइनस 1, R1 को 20 रख दिया और R2 को -20 रख दिया बेटा। तो इसमें म्यू 1.5 है तो 0.5 आ गया, और ये 2/20 आ गया। तो इसमें प्लस की 5 डायोप्टर की आ जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बेटा बोनस है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी न्यू, ये वी न्यू दिया है तो उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यू(s/2). तो अपने वैसे सोचें तो फॉर्मूला ये होता है। ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेटा। तो इसमें होगा माइनस का वर्क फंक्शन h(0) इक्वल टू EV0। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी है। अगर अपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है, जबकि यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन बोनस होगा।
अब अपने करते हैं कि अब ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है बेटा, आपको कह रहे हैं स्फेरिकल बॉल को अपने किसी विस्कस लिक्विड में ड्रॉप करते हैं तो उसमें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी उसमें क्या होती है बेटा, पहले इंक्रीज होती है फास्ट फॉर्म में, फिर बाद में कांस्टेंट हो जाती है। तो ये अपनों ने पढ़ा हुआ है, पैरासूट वगैरह से गिरते हैं लिक्विड के अंदर, बॉल को ड्रॉप करते हैं। तो ये कौन से चैप्टर का है, विस्कोसिटी वाले फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर अपने विस्कोसिटी पार्ट पढ़ते हैं, वहाँ का ये क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी आ जाएगा, ये ग्राफ हो गया। यहाँ वैसे अप्रोक्सीमेट इस टाइप से हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल जो होगा उसमें वेलोसिटी इंक्रीज होगी और बाद में अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट, जिसको अपने क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी रखा है। द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन फ्रॉम 200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकंड। द एंगुलर एक्सीलरेशन इन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी वो किस में थी, यूनिट में। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम टी। ठीक है, अब देखो ओमेगा फाइनल जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 3120 आरपीएम में, अभी मैं लिख लेता हूँ इसको, आरपीएम माइनस कितना है आपका 1200 आरपीएम। ठीक है, अपॉन टाइम टी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 3120 अपॉन माइनस 200 1200, ये हो जाएगा 0, 2 यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 और ये कितना हो जाएगा आपका 2, तो 1। तो ये हो जाएगा आपका चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, आरपीएम। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 1920। आरपीएम को चेंज कर लेते हैं, आरपीएम को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 60, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, अपॉन टाइम टी, ये आपका टाइम टी कितना देखा आपको 16। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा कितना 192 पाई अपॉन 48। अब इसको कैंसिल करते हैं 48 से, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 4 पाई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर एंड रेसिस्टेंस 1 ओम। 1 ohm is placed in a magnetic field of 0.5 Tesla if the plane of loop is perpendicular to direction of magnetic field. Magnetic flux through the loop is। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को बोल रखा है कि एक स्क्वायर लूप है, ये क्या है अपनी स्क्वायर लूप है। ठीक है, इसका साइड आपको दे रखा है 1 मीटर, साइड कितना दे रखा है 1 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्लेन है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पर फ्लक्स यदि मैं लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू बी आपका कितना 0.5 और एरिया स्क्वायर का कितना होता है, साइड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.5 वेबर। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए 2 मूविंग पार्टिकल makes angle of 30 degree and 45 degree with x-axis as shown in figure. The ratio of respective velocity is। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पर 30 डिग्री वाला बोला है। अब हम लोगों को क्या पता है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व क्या होता है, वेलोसिटी। तो ऐसे लिख देते हैं, स्लोप इज इक्वल टू कितना होगा, वेलोसिटी होगा। स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी। ठीक है, स्लोप को हम क्या लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो फर्स्ट वाले की मैं बोल देता हूँ b1, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू कितना b1। तो b1 आपका आ गया कितना 1/√3। ठीक है, b1 आपका कितना हो गया 1/√3 हो गया। अब b2 में यदि लिखाऊंगा तो कितना होगा, tan थीटा कितना आपका 45 इज इक्वल टू कितना b2। तो ये बन जाएगा आपका b2 इज इक्वल टू tan 45 कितना आपका 1। अब हमको देखो पहले कौन बोला है, 30 डिग्री बोला है, तो 30 डिग्री पर जो वेलोसिटी है उसका रेशो 45 के साथ लेना है। तो हमको क्या करना है, b1/b2 का रेशो लेना है, b1/b2। b1 आपका कितना 1/√3 और b2 आपका कितना 1, तो ये रेशो आ जाएगा b1/b2 इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो 1/√3 इसका आंसर आएगा 1:1/√3। तो ये ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका फैक्चुअल बेसिस है ना। यदि आपको सीधा इसका वेवलेंथ का ऑर्डर पता है, हम बच्चों को बार बार यही बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम याद कर लो, है ना। अब देखो इसमें यदि आपको टाइम बचाना है तो हम लोगों को ये पता है ना कि सबसे ज़्यादा जो
वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, रेडियो वेव की। तो देखो रेडियो वेव की वेवलेंथ, तो रेडियो वेव की वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम देखो इसका कितना है 10⁻²। अब 10⁻², ए के साथ सेकंड ऑप्शन जाना चाहिए, तो ए के साथ सेकंड ऑप्शन आपका ओनली एक है, सेकंड ऑप्शन, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस फैक्चुअल बेसिस है, ये स्पेक्ट्रम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2, r1 ग्रेटर देन r2 है, हैव इक्वल चार्जेज, द पोटेंशियल वुड बी। ठीक है, अब देखो ये स्पेरिकल सेल है, कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल, दूसरी ये है, इसका रेडियस आपको दे रखा है कितना r1, इसका रेडियस कितना दे रखा है आपको r2, इसका चार्ज आपका कितना q1 और इसका चार्ज आपका कितना q2। तो पोटेंशियल में यदि लिखूंगा तो b1 इक्वल टू क्या होगा k q1/r1, और यहाँ पर पोटेंशियल b2 यदि लिखेंगे तो कितना होगा k q2 k q, है ना, इसको क्या लिख देते हैं k q, तो ये आ जाएगा आपका k q/r2। देखो चार्ज सेम दे रखा है, तो पोटेंशियल आपका क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, r के, जिसका रेडियस कम होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो मोर ऑन स्मॉलर स्पेयर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन है, इसमें आप देख रहे हैं कि कैपेसिटर को जो है चार्ज किया गया है, और जो डायग्राम है इसमें ये पहले से ही आपको गिवन है। कोई भी एक कैपेसिटर है, इसको वो चार्ज कर रहे हैं 100 वोल्ट के एक सेल से, और उस कैपेसिटर को उन्होंने सेल से डिस्कनेक्ट करके, ये क्वेश्चन में आपको ऐसा गिवन है कि उसको आपने कनेक्ट कर दिया अनदर जो है अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी। तो सबसे पहले तो इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो इन्होंने ये जो साइन बनाया ये वाला, ये थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, इनको माइनस ही लिखना चाहिए था, तो इससे क्वेश्चन के आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है वैसे तो अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इस कैपेसिटर को जो चार्ज जो हुआ इसको वोल्टेज मिल रहा है 100 वोल्ट, और यही सेम 100 वोल्ट को जब आप यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे कैपेसिटर से, तो ये दोनों में हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन में जो है इसको, जो एक कैपेसिटर है इसका अगर हम वोल्टेज देखें तो 50 वोल्ट आप इसको लिखेंगे। तो एक कैपेसिटर का जो एनर्जी हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि फाइंड द एनर्जी स्टोर बाय द सिस्टम, तो सिस्टम का मतलब इसमें दोनों ही कैपेसिटर की टोटल जो एनर्जी होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो एक की एनर्जी अगर मैं निकालूंगा तो आप कह देंगे एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ CV², और हाफ CV² में जो C है ये अगर मुझे टोटल की निकालनी है, पूरे सिस्टम की निकालनी है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है कैपेसिटर दोनों सेम है, इनके जो वोल्टेज है वो भी दोनों सेम है। तो यहाँ से ये 50-50 जो है ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी 50 वोल्ट और इसमें भी 50 वोल्ट। तो हम इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपका जो फाइनल आंसर है इसको अगर सॉल्व करें अपन तो सी की जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और आप इसको 900 और पिको का मतलब 10⁻⁻12, और जो V है वो आप यहाँ वोल्टेज ले रहे हैं 50, और 50 का जो स्क्वायर है वो अपन जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 900 इंटू में 10⁻⁻12, और 50 का आप स्क्वायर कर लीजिए 2500, तो 225 इंटू 10 की पावर में जो है -8 है, और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट जो है वो 2.25 और 10 की पावर में -6 जो है, तो आप इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि ये डायमेंशन वाला जो क्वेश्चन था, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल G है इसकी जो डायमेंशन है, फॉर्मूला आप सभी को इसके लिए पता होगा कि F = G m1m2/r², और मैं इसको जब सॉल्व करूँ यहाँ से कैपिटल G की जो डायमेंशन है अगर वो हम यहाँ से निकालें तो आप ये कह देंगे कैपिटल G F = G m1m2/r²। तो कैपिटल G की डायमेंशन जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से यहाँ से आपको मिलेगा m1l3t2, और ये साइन जो है ये मत दीजिए, इसको नीचे पकड़ के, नहीं टेंशन नहीं करना, पकड़ के लिखेंगे। ये साइन माइनस का लग जाएगा और ये -2 जो है। तो ऐसा हम अगर कॉलम मैच करें इसमें तो आप देख सकते हैं कि जो ए वाला है वो मैच करेगा इसमें ये सेकंड वाले से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर आप इसमें चेक करें, ए अगर सेकंड कॉलम से मैच हो रहा है तो इसमें ए सेकंड कॉलम से मैच जिसमें नहीं हो रहा है ये सेकंड ऑप्शन हटा रहे हैं अपन। फिर इसमें आप देखिए कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, अब ये
कोई सी भी एनर्जी हो, एनर्जी की डायमेंशन सभी की सेम एक जैसी होती है, m1 L2 T-2, तो ये बी वाला कॉलम मैच होगा फोर्थ वाले से। तो इसमें आप चेक कर लें कि ए वाला सेकंड से, बी वाला फोर्थ से, जो नहीं हो रहा है ये थर्ड ऑप्शन भी हट जाएगा। अब फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन इसमें जो बच रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है सिंपल अगर अपन लगाएं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू, आप यहाँ से देख सकते हैं Gm/r। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो इसमें ऑप्शन है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, सॉल्व करने के बाद में सभी की डायमेंशन हम पुट करें तो V की डायमेंशन ही ये डिसाइड करेगा इस क्वेश्चन में कि इसकी फाइनल जो इसका आंसर है वो क्या आपको मिलेगा। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में आपका ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये मैच कर रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से, तो सी जो कॉलम है वो मैच कर रहा है फर्स्ट से, वो ऐसा ऑप्शन केवल फोर्थ वाला है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अगला सवाल जो है आपके पास में, इससे पहले एक क्वेश्चन और शायद रह गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 जो है ये हम देख लेते हैं एक बार। इससे पहले शायद एक क्वेश्चन और जो है 38 देन नेक्स्ट 39 जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्वेश्चन में ये क्लियर है पहले तो कि अननोन जो रेजिस्टेंस है वो इन्होंने यहाँ पे अज्यूम किया है x है, ये अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे x लिया है, और जो y है इसको इन्होंने वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है उसको y अज्यूम किया है। तो अगर अपन मीटर ब्रिज वाले केस को अगर कंसिडर करके चलें तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो रेशियो है, जैसे मैं कह दूँगा P/Q, और वो इक्वल होगा यहाँ से x/y के। और अगर मुझे अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है, मुझे x फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए आप y को मल्टीप्लाई में लेके जा रहे हैं और P/Q। तो ये P और Q सेम वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे एक मीटर ब्रिज में जो अपन गैलोमीटर का वायर लेते हैं, जो बैलेंसिंग पॉइंट अपन फाइंड करते हैं, तो वो जो लेंथ है लगभग दोनों सेम होती हैं, लगभग एक जैसी होती हैं, तभी आपको एक्यूरेसी और प्रिसाइज जो है वैल्यू आपको मिलेगी। तो इसमें हम यही कहेंगे कि शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल जो है, ये इसका फोर्थ ऑप्शन आप ले लेंगे। चलिए अगला सवाल है इसका, सिग्निफिकेंट जो फिगर है उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी एक रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल के बारे में आपको गिवन है कि लेंथ जो है उसकी है वो 53.3 और जो इसके विड्थ है वो आपको गिवन है 25। तो अपन इसको सॉल्व ना करें, सिग्निफिकेंट फिगर के जो अपन इसके यूज पढ़ते हैं L/B जो एरिया अपन फाइंड करेंगे, तो एक फॉर्मूला अपन ये देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है वो ली जाती है। तो आप देख लें यहाँ पे इसके सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं ये 2 हैं, जबकि इसके सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो 3 हैं। तो फाइनल आंसर जो होगा उसमें जो मिनिमम आंसर होगा 2 सिग्निफिकेंट का अपन आंसर टिक करेंगे, तो वो इसका ऑप्शन है जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर आपको मिलेंगे, ओनली सेकंड ऑप्शन जो है। तो इसका आपको मल्टीप्लाई करके भी नहीं देखना है, आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन के लिए आप तैयार। हेलो बच्चों, आइए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 41 को डिस्कस करते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है बेटा, एक्सेलरेशन रीजन का क्वेश्चन था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है गिवन 2 फॉलोइंग स्टेशंस आपको दे रखे हैं और एक्सेलरेशन ए एंड रीजन आर दे रखा है। देखिए एक्सेलरेशन ए क्या बोल रहा है, द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। और रीजन इस क्वेश्चन का बोल रहा है, एक कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेन एज कंपेयर टू स्टील स्प्रिंग ऑफ सेम डायमेंशंस। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हम देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है एक्सेलरेशन में, स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉडुलस, मींस ये पॉइंट जो है एकदम आपका राइट है, क्योंकि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो हम शियर मॉडुलस से डिटरमाइन कर सकते हैं। बट इसका जो सेकंड रीजन है, रीजन में जो बात बताई गई कि स्प्रिंग का ऑफ कॉपर का जो हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये एक गलत आंसर हो गया, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। तो मतलब हमारा एक्सेलरेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आइए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 42 हमें गिवन है बेटा, हमें बोल रहा है एक एम्पियर लॉ है, एम्पियर लॉ, और फॉर
For a long straight wire of a circular cross section carrying a steady current, the variations of magnetic field in the inside and outside region of the wire. देखिए बेटा ये एम्पियर सर्किट लॉ के एक एप्लीकेशंस में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हमने कोई वायर लिया और वो वायर बेटा आपके मान लीजिए नंबर ऑफ वायर्स आ रहे हैं, तो उसमें सब में अगर करंट फ्लो हो रहा है, करंट का इंटेंसिटी आई है, तो इसकी वजह से आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं वो हम जानते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। जबकि सरफेस पे जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपको पता है कि वो एक कांस्टेंट होती है, जिसको हम लिखते हैं बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr लिखते हैं। और इनसाइड जो होती है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है आपकी, वेरी करती है डिस्टेंस के साथ साथ। तो इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया होता है विद एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ कि इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हम कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर होता है। मींस जो वायर होता है सिलेंड्रिकल वायर, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियस के साथ डिस्टेंस के साथ लिनियरली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन फॉलो कर रहा है। बट उस वायर के बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर्म में डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो अपन इसका ग्राफ इस फॉर्म में ड्रॉ कर पाते हैं, ये आर होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इनसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इंक्रीज होता है लिनियरली, ठीक है, और उसके बाद सरफेस पे क्या होता है, कांस्टेंट। उसके बाद क्या होता है, बाहर आउटसाइड आने पर वो डिक्रीज होता है बेटा, है ना, हाइपरबोलिक डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर को फॉलो करता है। तो मींस हम अगर ऑप्शंस पढ़ें तो लिनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर, बिल्कुल बात सही है कि वो लिनियरली इंक्रीज कर रहा है, लिनियरली इंक्रीज कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन ऑफ आर पे डिपेंड कर रहा है। अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर, बिल्कुल बात सही है क्योंकि सरफेस ऑफ बाउंड्री तक ही ऐसा होता है, और जैसे सरफेस ऑफ बाउंड्री के बाद जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आपका आर के साथ बल्कि डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। एंड डिक्रीजिंग ऑन वन वायर 1/r, ठीक है, आउटसाइड द रीजन। मींस हमारा पहला ऑप्शन यहां पर एकदम एक्यूरेट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 43 बेटा आपके सामने बोल रहा है यहां पर कि two pendulums of length 121 cm and 100 cm start vibrating in phase at some instant, किसी इंस्टेंट पर the two are at their mean position in the same phase. The minimum number of vibrations of the shorter pendulum after which two are again in the same phase at mean position. मीन्स बेटा अगर हम इसकी बात करें तो हम जानते हैं कि जो वाइब्रेशंस होते हैं पेंडुलम्स के, सिंपल पेंडुलम्स के जो टाइम पीरियड होता है उसके टाइम पीरियड का या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस का वो जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है 2π√√L/G होता है। मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो T है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ L होता है। अगर मैं इसका रेशियो कैलकुलेट करता हूँ T1/T2, तो T1/T2 का जो रेशियो होगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L1/L2 होगा। L1 का वैल्यू हम देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 121 सेंटीमीटर है, तो एक बार L1 हो गया 121 सेंटीमीटर, और L2 जो है बेटा आपका 100 सेंटीमीटर है। अगर बेटा मैं इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता हूं तो स्क्वायर रूट आता है T1/T2 इक्वल्स टू 11/10 आ जाता है बेटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आपको ढंग से रीड करने की रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है। तो क्वेश्चन बोल रहा था मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम। शॉर्टर पेंडुलम मतलब जिसकी लेंथ कम है, मतलब इससे के नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो है ना, आफ्टर दिस द टू आर अगेन इन फेस अगेन इन फेस एट द मीन पोजीशन। मींस वो वापस सेम फेस में कब होंगे, जब इसके भी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने हो जाएंगे, 10 से कितने होने चाहिए नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, 11 होने चाहिए। जैसे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के भी 11 हो जाएंगे तो वो वापस क्या होंगे, सेम फेस में हो जाएंगे। तो इसके नंबर ऑफ वाइब्रेशंस की कितने की रिक्वायरमेंट है हमारे पास, 11 की रिक्वायरमेंट है कि इसके भी वाइब्रेशंस 11 होने चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आइए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 44 पर। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है बेटा, अगर ढंग से पढ़े क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेटा, है ना, ये बिल्कुल डेरिवेशन है जिसके फॉर्मूलेज भी आपको बहुत इजीली लर्न रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस है -q +q, मींस एक डायपोल है जिसका बीच का डिस्टेंस l है एज शोन द फिगर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r, और r इज ग्रेटर देन l, है ना, वेरी। तो बेटा ये आपको याद होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल अलोंग इट्स एक्सिस। आपने इसमें कैलकुलेट भी किया होगा कि जब एक डायपोल हम कंसिडर करते हैं -q और +q, और जिनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस l होता है, तो इसकी वजह से हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं अलोंग द एक्सिस यहाँ पर किसी पॉइंट P पर, तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है बेटा वो आता है 2kp/r³ आता है बेटा। और यहाँ पे r क्या है, डिस्टेंस है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या देख पाते हैं, 2kp, देखिए यहाँ पर
2kp। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन किस पर डिपेंड करती है, p पर डिपेंड करती है, अलोंग द एक्सिस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, r³ के। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ ऑप्शन एकदम यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आइए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पर बेटा। क्वेश्चन नंबर 45 आपके अल्टरनेटिंग चैप्टर है ना, एसी वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा जो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि एक सीरीज एलसीआर सर्किट विद इंडक्टेंस 10 हेनरी, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड एंड रेजिस्टेंस 50 ओम इज कनेक्टेड टू अ एसी वोल्टेज सोर्स V = 200 sin 100t दे रखा है बेटा। मींस आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक L है, C है और रेजिस्टेंस है। इन तीनों को सीरीज के अंदर हमने एसी वाले सोर्स से कनेक्ट कर दिया। एसी वाले सोर्स का जो इक्वेशन है बेटा वो गिवन है 200 sin 100t गिवन है बेटा। और यहाँ पर आपको यहाँ पे L का वैल्यू, C का वैल्यू और R का वैल्यू गिवन है बेटा। L का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है आपको 10 हेनरी दे रखा है, C का जो वैल्यू है बेटा वो आपको 10 माइक्रोफैराड दे रखा है और साथ में R का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर 50 ओम दे रखा है बेटा। ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर गिवन है बेटा। आपसे पूछी गई है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ये पूछी जा रही है सर्किट की। तो बेटा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 पाई √LC होता है बेटा। अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो आप इस यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। L का वैल्यू 10 था, C का वैल्यू 10 माइक्रोफैराड है, माइक्रो का मींस 10 की पावर -6 हो जाता है। सोल्व आउट करेंगे तो 10 की पावर -4 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, 10 की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 2 पाई है बेटा। सोल्व करने पर ही 50/पाई आ जाता है बेटा। तो मींस रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आप देख पा रहे हैं कि 50/पाई है। 50/पाई यहाँ पर भी गिवन था और 50/पाई यहाँ पर भी गिवन था, लेकिन साथ में हमें एक और फ्रिक्वेंसी चेक करनी है और वो फ्रिक्वेंसी किसकी, एसी सोर्स की फ्रिक्वेंसी हमें चेक करनी थी। इसलिए जल्दबाजी इस क्वेश्चन में नहीं करनी थी। एसी सोर्स की फ्रिक्वेंसी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है किसके इक्वल होता है, 2πf के इक्वल होता है जो कि हमें 100 दे रखा है। तो एसी सोर्स की फ्रिक्वेंसी हम देख पा रहे हैं यहाँ से वो भी कितनी आ रही है, 50/पाई आ रही है। तो हम यहाँ से बहुत अच्छी से देख पा रहे हैं कि एसी सोर्स की फ्रिक्वेंसी और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है। ये भी 50/पाई है और ये भी 50/पाई है, मींस दोनों ही 50/पाई है, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 बेटा मॉडर्न फिजिक्स न्यूक्लियर चैप्टर से था, न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन था। न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 स्प्लिट्स इनटू 2 न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर 125 एंड 64, द रेशियो ऑफ द रेडियस टू डॉटर न्यूक्लियर रेस्पेक्टिवली। बेटा रेडियस का रेशियो पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। रेडियस हम जानते हैं किसी भी न्यूक्लियाई की जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर के 1/3 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मन रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमेशा मास नंबर का 1/3 होता है बेटा। तो अगर रेडियस का रेशियो पूछा जा रहा है तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि a1/a2 की पावर 1/3 हो जाएगी। अब a1 क्या है, एक मास नंबर है, तो मास नंबर क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको 125 दिख रहा है, तो a1 का वैल्यू हो गया 125 और यहाँ पे मास नंबर क्या दिख रहा है आपको 64 दिख रहा है और इसकी पावर क्या है यहाँ पे 1/3 है बेटा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा इसको क्या लिखना पड़ेगा, 5 का क्यूब और इसको लिखना पड़ेगा 4 का क्यूब और ये 1/3, तो 1/3 से थर्ड कट जाएगा तो रेशियो आ जाएगा आपका बेटा 5:4 आपका आंसर हो जाता है बेटा। तो मीन्स आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट था। ओके प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 अगेन बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन पूछा गया, काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर से प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, एक बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल। यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी कि एंगल वर्टिकल से दिया है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी थी आपको। तो यहाँ पे बेटा पार्टिकल को हमने क्या करा, प्रोजेक्टाइल मोशन कराया और उसको जो वेलोसिटी दी है यहाँ पर u बेटा वो क्या दिया आपको 10 मीटर पर सेकंड दी गई है। बट ये वेलोसिटी का जो एंगल है वो वर्टिकल से 60 डिग्री दिया है, तो अगर वर्टिकल से 60 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा। तो इसकी स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट पे पूछी गई है ट्रैजेक्टरी के, तो हम जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर हमेशा y डायरेक्शन का कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो ओनली केवल वेलोसिटी का होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, ux कंपोनेंट होगा और वो होता है u cos के इक्वल। तो u का वैल्यू है 10 और cos या cos 30 का वैल्यू लेंगे cos 30 लेंगे। cos 30 का वैल्यू हम जानते हैं कि √3/2 होता है और 10 में 2 का डिवाइड करने से हमारा आंसर जो है 5√3 आ जाता है बेटा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ 5√3 मीटर पर सेकंड, मींस फोर्थ ऑप्शन एकदम हमारा सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेटा लॉजिकल गेट से, जैसे कि हम जानते हैं हर साल एक क्वेश्चन लॉजिकल गेट से पूछा ही जाता है, तो इस बार भी आपसे एक क्वेश्चन लॉजिकल गेट से पूछा गया बेटा। लॉजिकल गेट से पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है बेटा आपके सामने, द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन लॉजिकल गेट्स के लिए आपको एक टेबल दे रखी है और इस टेबल से आपको पता लगाना है कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ से ए सिग्नल आ रहा है और यहाँ से आपके पास में ये बी मान लिया और बी यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से ए का कॉन्जुगेट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन ए कॉन्जुगेट डॉट बी और इस पूरे का कॉन्जुगेट हो जाएगा और यहाँ पे ए और डॉट बी और ये पूरे का कॉन्जुगेट। अब इनका क्या होगा, एंड गेट की वजह से मल्टीप्लिकेशन ए डॉट बी कॉन्जुगेट डॉट और यहाँ पर क्या होगा
ए कॉन्जुगेट डॉट बी और पूरे पे ये कॉन्जुगेट। इसको आप लिखेंगे बेटा ए कॉन्जुगेट प्लस बी अलग अलग डॉट और ये पूरा ए बन जाएगा और ये प्लस बी कॉन्जुगेट बेटा। अब जो ये नंबर आया है बेटा इसको आप डायरेक्टली आगे सोल्व नहीं करने के बजाय आप डायरेक्ट टेबल से भी चेक कर सकते थे और समय को बचा सकते थे। बट आप ध्यान से देखो यहाँ पे ए और बी का इनपुट क्या है, 0 है। अगर आप ए और बी का इनपुट यहाँ पे 0 रखते हो तो ए का 0 रखोगे तो क्या होता हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये 0 रहेगा। तो 1 और ये 0 और ये वापस 1 तो आंसर क्या बना 1 बना, मतलब 0 0 पर आंसर आपका 1 आ रहा है। बट ये 0 0 पे 0 आ रहा है इसलिए ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। 0 0 पर 0 आ रहा है ये भी पॉसिबल नहीं है, बट ये 0 0 पर 1 आ रहा है मतलब ये ऑप्शन भी पॉसिबल है। तो या तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा या फिर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं इसके मतलब दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो ये बी और सी तो गलत हो गया। इसमें इस ऑप्शन को चेक करने का फायदा नहीं है क्योंकि 0 1 पर ये भी 0 है और 0 1 पर ये भी 0 है। यहाँ पे 1 0 पर ये भी 1 है, 1 0 पर ये 0 है। तो या तो हम इसको चेक कर सकते हैं या फिर हम इस लास्ट वाले को भी चेक कर सकते हैं। 1 1 पर ये 0 है, 1 1 पर वो 1 है। तो अब जब यहाँ 1 रखेंगे तो ये 1 का क्या कर देगा 0, ये भी 0, मतलब फाइनली 0 है। ये 0 तो बाकी ये भी क्या आएगा 0 ही आएगा। तो मतलब 1 1 पे 1 नहीं आ सकता, 1 1 पर 0 आएगा। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाता है। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इजीली इसको लिख लेना चाहिए था और उसके बाद ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हैंडल कर सकते थे। आइए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 बेटा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 जो है आपका वो वापस से आपके रे ऑप्टिक्स से पर बेस क्वेश्चन था, क्रिटिकल एंगल पर बेस क्वेश्चन था। बेटा पूछा गया कि टू ट्रांसपेरेंट मीडियम ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय द प्लेन बाउंड्री, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1.5 × 10⁸ एंड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब दो मीडियम में स्पीड गिवन है। फर्स्ट मीडियम में स्पीड है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और सेकेंड मीडियम में जो स्पीड है वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। बेटा हमसे क्रिटिकल एंगल पूछा जा रहा है किसी भी मीडियम का। तो हम जानते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होता है साइन IC जो होता है वो हम जानते हैं बेटा वो क्या होता है इक्वल्स टू μ2 / μ1 होता है बेटा। और μ2 जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो लाइट के स्पीड के जो लाइट स्पीड होती है बेटा लाइट की उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा v1 / v2 बन जाता है। तो v1 का जो वैल्यू है बेटा वो हमारे पास 1.5 × 10⁸ है और v2 का वैल्यू हमारे पास 2 × 10⁸ है। इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं तो 15/20 हो जाएगा। इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो 7.5/10 हो जाएगा। सॉल्व करने पर ये 0.75 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स 0.75 हो जाता है बेटा। तो मीन्स हमारा जो आंसर है यहाँ पर साइन इनवर्स 0.75 मीन्स हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 फिजिक्स का। क्या बोल रहा है बेटा ध्यान से देखिए कि बिग सर्कुलर कॉइल्स ऑफ 100 टन्स 1000 टन्स रेडियस इज 10 मीटर रोटेटिंग अबाउट इन हॉरिजॉन्टल डायमीटर 2 रेडियन पर सेकंड। इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज 2 × 10⁻⁵ टेस्ला, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 12.56 एंड मैक्सिमम इंड्यूस करंट इन द कॉइल पूछा गया बेटा। देखिए बेटा नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है इजीली 1000 नंबर ऑफ टर्न्स है। हमें रेडियस भी गिवन है बेटा कितना गिवन है 10 मीटर रेडियस हमें गिवन है। और जो ओमेगा है एंगुलर स्पीड वो भी हमें गिवन है 2 रेडियन पर सेकंड वो गिवन है। साथ में हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 2 × 10⁻⁵ टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। और साथ में हमें बेटा रेजिस्टेंस भी गिवन है वो है 12.56 ओम गिवन है बेटा। हमसे बेटा मैक्सिमम करंट पूछी जा रही है और मैक्सिमम करंट का फॉर्म हम जानते हैं कि मैक्सिमम करंट जो होती है वो होती है NBA ω/R होती है। यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हमें 1000 बताए गए हैं। मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो हमें 2 × 10⁻⁵ बताया गया है। और एरिया जो है बेटा हम जानते हैं कि πr² मतलब 3.14 × r का स्क्वायर आप जब करेंगे तो r आपके पास रेजिस्टेंस गिवन है बेटा रेडियस गिवन है 10 का स्क्वायर × ω2 बेटा। और रेजिस्टेंस बेटा हमारे पास है 12.56 बेटा। आप जब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो मैक्सिमम करंट आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 तो 4 × 3.14 मल्टीप्लाई 10⁻³ 10⁻² 10⁻5 से कैंसिल आउट हो जाएगी डिवाइड बाई 12.56 बेटा। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है बेटा 12.56 आता है और नीचे भी 12.56 आ रहा है बेटा। आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो मैक्सिमम करंट जो आ रही है बेटा वो 1 एम्पियर आ जाती है। और यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मैक्सिमम करंट क्या होगी। तो बेटा आप देख पा रहे हैं कि इसमें हमारा पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने पूरे फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन देखा। और ये बता दी जाए आपको कि फिजिक्स का जो इस बार का पेपर था बेटा बहुत ही अच्छा पेपर था, बहुत ही आसान पेपर था। और पिछली बार से अगर कंपेयर करो तो पिछली बार की कंपेरिजन में भी थोड़ा ईजी ही पेपर था। लेकिन इस पेपर के अंदर 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसे दिए गए थे जिनको बच्चे को समझदारी रखते हुए उन क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए था। अगर उन क्वेश्चन को आपने सॉल्व करने की कोशिश करी होगी तो जल्दबाजी में या तो उनको नेगेटिव करा लिए होंगे या फिर वो गलत हो गए होंगे। तो वो क्वेश्चंस को आपको छोड़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए था जो उनको ऑप्शंस मिले थे। ओके प्यारे बच्चों बाकी पेपर बहुत ही आसान रहा है और उम्मीद है आप सभी का अच्छा भी हुआ होगा। ओके प्यारे बच्चों ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।